हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। अ, हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई एक नई विज्ञप्ति के विषय में बात कर रहे थे, जो कि पॉलिटेक्निक लेक्चरार के नाम से जानी जाती है या पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के नाम से जानी जा रही है। इसमें 526 पोस्टों के लिए निकला हुआ है वैकेंसी, जिसमें कि हिंदी अंग्रेजी और ठीक है हिंदी अंग्रेजी और विषय का से संबंधित जो है वो जानकारी मांगी गई है, अर्थात पेपर होगा। तो इसमें 2 पेपर तो सब लोगों के लिए अनिवार्य ही होंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 2 पेपर अनिवार्य होंगे। एक हिंदी सबके लिए अनिवार्य होगा और दूसरा अपना विषय। ओके, तो यानी हिंदी सबके लिए अनिवार्य होगी। तो हिंदी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग इसे पढ़ें, जिससे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकें। ठीक है, और अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ जो भौतिक विज्ञान यानी जो सामान्य जो विषय हैं उनसे जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, भौतिक के लिए यानी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरीट के लिए भी क्या है, यानी कि ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट से जो अप्लाई कर रहे होंगे उनके लिए सिर्फ इंग्लिश का होगा, जो 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो जो ये होगा 100 नंबर की हिंदी होगी, 100 अधिकतम होगा 1 नंबर का, और 2 घंटे का होगा, एमसीक्यू होगा यानी कि। और ये बहुत मायने रखता है, कहने मतलब है कि बहुत अधिक जो है, यानी कि ये मेरिट तो आप समझ लीजिए कि मेरिट काफ़ी ज़्यादा ये निर्धारित कर देगा। ठीक है, जिसका जो हिंदी में जितना अच्छा करके जाएगा, ठीक है, वो जो है यानी कि सिर्फ इसमें पास मार्किंग मत सोचिएगा, आप लोग इसमें मेरिट में जुड़ेगा। और ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनका हिंदी कमज़ोर होती है। ठीक है, इसलिए जो जितना अच्छा हिंदी करेगा वो जो है यानी कि उतनी अच्छी जो है उसकी मेरिट में पकड़ बनती चली जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट लगभग सबका बराबर होगा, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आप इस एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप ये समझ लीजिए कि सिलेक्शन आपका क्या करवाएगा, हिंदी ही करवाएगा। उसमें भी जो इंग्लिश वाले होंगे तो उसमें इंग्लिश का भी जिनका होगा तो जनरली इंग्लिश भी यानी कि वो जनरल इंग्लिश ही पूछी जाएगी, ग्रामर ही पूछी जाएगी। ठीक है, उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन हम यानी फोकस करेंगे हिंदी पर। ठीक है, देखिए अब जो है ना हिंदी आप लोग इसमें सिलेबस पहले बता देता हूँ, फिर आप पढ़ें कैसे। वर्ण विचार, अल्फ़ाबेट, स्वर व्यंजन, इनका वर्गीकरण, उच्चारण स्थान और अनुनासिक और विसर्ग शब्द, इसमें से 15 नंबर का आएगा। ठीक है, इस बात है शब्द समूह, तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द। ठीक है, तो तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द, ठीक है, इसमें से 10 नंबर आएंगे। तो इसका मतलब है 1 2 3 4। ठीक है, तो विदेशी में 2 और जोड़ लीजिए, तो यानी कि हर एक से 2 2 शब्द जरूर आएंगे। इस बात है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समाज 10। ठीक है, इसके बाद शब्द रचना 2 में पर्यायवाची और विलोम शब्द 10, यानी 5 पर्यायवाची 5 विलोम। और तीसरा है शब्द रचना अनेकार्थक, शब्द युग्म, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, यहाँ से भी 10 नंबर आएंगे, यानी कम से कम 3 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपके। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये 5 क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा। ठीक है, 5 नंबर के। अशुद्धि शोधन यानी कि वर्तनी शोधन, ठीक है, और वाक्य शुद्धि शोधन। ठीक है, यानी कि इसमें वर्तनी कौन सी गलत है, ध्यान रखिएगा, पूछेगा वर्तनी कौन सी गलत है, इनमें से वर्तनी सही कौन सी है, और इसमें यानी कि वाक्य में अशुद्धि कहाँ पर है और उसे कैसे सही कह सकता है। यहाँ पर 10 नंबर बहुत मायने रखता है। लोकोक्ति और मुहावरे, 5 लोकोक्ति और 5 मुहावरे। ठीक है, 10 नंबर के। विराम चिन्ह 5 नंबर का। ठीक है, और व्याकरण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल और कारक, ये 15 नंबर के। ठीक है, लगभग जो यानी कि इन्होंने
जो एसआई वगैरह का जो दिया था सिलेबस, लगभग वही सिलेबस इन्होंने दे दिया है। ठीक है, इतना ही सिलेबस हिंदी का है। इस सिलेबस में ठीक है आप लोगों को आराम से आप 90 प्लस तो किसी भी हालत में नहीं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 90 प्लस तो ज़रूर ला सकते हैं। ठीक है, इनमें देखिए, इनमें आप लोग यदि ध्यान इन्हें वो समझें तो इसमें तत्सम तत्सम वेदस यानी जिस जो आप लोगों को खुद पढ़ने हैं ये, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनेक शब्द और श्रम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपके कितने हो गए, ये आप उपसर्ग और प्रत्यय संधि छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को खुद अपने से पढ़ना चाहिए। तो लगभग लगभग इसमें 1 2 3 30 नंबर तो आप लोगों को खुद अपने आप पढ़ाना है। कोई भी जो है ना, कोई भी कहे, आप लोगों को खुद ये अपने से जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक इसके क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हैं। 22 लाख आप जो है ना, यानी कि किसी का बताया हुआ है, कहा हुआ आ जाए, ठीक है, तो यानी कि हो सकता है, अन्यथा जितना ज़्यादा आपका शब्द भंडार होगा यानी वोकैबुलरी आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक ये भी वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी क्या है आपका खुद, और लोकोक्ति और मुहावरे ये भी आपको अपने से क्या करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं है कि आप लोग करवाया नहीं जाएगा, आप लोग कहीं से भी पढ़िए, लेकिन ये जब तक आप लोग अपने से खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बिल्कुल पीछे रहेंगे, आप जो है यानी कि कभी भी आगे चल नहीं सकते हैं। तो लगभग जो है ना आपका यहाँ से यानी आधा जो है, आधा जो पेपर है वो लगभग आपको खुद अपने आप यानी कि से तैयारी करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ओके, इसके लिए, ठीक है, अब इसके लिए आपको जो है ये वाला अच्छी तरीके से यदि समझा दिया जाए तो आप समझ करके और उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, हम लोग इसे कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की। तो जो है यानी आप लोग यदि साथ में जुड़ेंगे तो आप लोगों का ये जो है ना इसे करवाना, समझाना, ठीक है, और इसका हिंदी का पूरे के जो यानी कि 100 नंबर का है, इसका आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाना, ठीक है, हम लोगों का काम है। ठीक है, हम इसको करवाएंगे। इसके बाद इसमें आपको संधि और समास बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाएगी, और ऐसे संधि और समास करवा दी जाएगी कि आप लोगों को जो है यानी कि कोई समस्या नहीं आएगी संधि और समास निकालने में और संधि वो करने में। ट्रिक से आप लोगों को बता दिया जाएगा, और आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो जो है ये हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों का लगभग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, ठीक है, 1 से 1.5 महीने आप यदि साथ में यानी लग करके और पढ़ाई करेंगे तो आप 90 प्लस तो निश्चित लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, और 95 प्लस ला लें तो कोई जो है ना उसमें कमी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब साहित्य हटा दिया गया है। तो साहित्य जब रहता है तो पता नहीं कहाँ से पूछ ले, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहाँ से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन ना कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें वर्तनी भी अपने से देखनी पड़ेगी, फिर भी वर्तनी तो कुछ करवाई जाएगी। जब संधि कराई जाती है तो उसी के साथ ही वर्तनी बताई जाती है कि देखिए वर्तनी ये वाली सही होगी, और ये वाक्य शोधन भी अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि यानी कि क्यों होगा और ये सही क्यों होगा। ठीक है, इसके बाद विराम चिन्ह आपको 5 नंबर का करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो एक ही यानी उसमें उस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, लिंग, वचन, काल और कारक। ठीक है, ये सभी भी आप लोगों को इस तरह से करवाए जाएंगे जिससे कि आप बिल्कुल आसानी के साथ इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके, तो इनमें आप लोगों को जो जो मैंने बताए हैं, ठीक है, कि आपको खुद अपने आप पढ़ने हैं, ठीक है, उनमें आप जो है आपके पास कोई भी पुस्तक हो, ठीक है, उससे आप लोग शुरुआत कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कोई स्टैंडर्ड पुस्तक चाहिए आपको, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी पुस्तक हो, लूसेंट हो, कोई भी पुस्तक हो, उससे शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, और आप लोगों को जब यानी कि क्लास शुरू करेंगे तब उसके बाद आप लोगों को इसको मेथड बताएंगे पढ़ने का कि आप इसे किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिएगा कि आप 1 हफ्ता से 15 दिन पढ़िए उस मेथड से, और फिर आपकी हिंदी कैसे सही नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब आप क्या कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं।
अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन यदि 2 महीने आप लोगों ने हम लोगों के कहने के अनुसार यदि मेहनत कर लिया तो हिंदी में, ठीक है, 95 प्लस जो है ना, यानी कि ज़रूर लेकर के आएंगे, ये निश्चित है, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। और साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, टेक्नोलॉजी जो वाले बच्चे होते हैं, वो मेहनत में पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ को टेक्निकली जो है ना, यानी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकली लगाइएगा और बिल्कुल हिंदी आपके लिए यानी कि ईजी से ईजी बन जाएगी। और जो है, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, जितनी बार समझ में नहीं आएगा आपको उतना समझाया जाएगा, ठीक है। और इतना ईजीएस्ट मेथड से आपको समझाया जाएगा यहाँ पर, जितने भी आपके इसमें वो हैं, ठीक है, सिलेबस में टॉपिक हैं, ठीक है, वो कि आपको यानी कि लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल इजी है, हमें ऐसे जो है ना यानी कि समझना चाहिए था। इवन कि आपको संधि और समास को, ठीक है, इतना यानी कि क्लियर बता दिया जाएगा कि जो है आप संधि और समास के बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए, जब यानी हम लोग शुरू करेंगे तो आप लोगों को जो है यानी कि यदि आप लोग सब्सक्राइब करे रहेंगे तो नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी ही शुरुआत करते हैं। और मतलब इसी यानी कि सप्ताह से, अगले सप्ताह से शुरुआत कर देंगे, क्योंकि जो है अभी थोड़ा सा एलटी वालों का जो चल रहा है उसके कारण उसमें थोड़ी आपके पास जो भी पुस्तक है उसमें आप वर्ण विचार संबंधी, ठीक है, इसमें आपको स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, ठीक है। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजनों के जो वर्ण हैं इनका वर्गीकरण अर्थात प्रकार, ठीक है। और प्रकार में कई अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हीं को ही इनका उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, इनका वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है। कि जैसे यानी कंठ कौन सा है, तालव्य कौन सा है, ये सब यानी कि आपको पढ़ने हैं। अनुस्वर क्या होते हैं, ठीक है, और अनुनासिक क्या होते हैं, और विसर्ग क्या होते हैं, ठीक है, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनमें अनुनासिक, अनुस्वर, ठीक है, और विसर्ग, तो जो आपके 5वें वर्ण होते हैं, यानी 5वां वर्ण हर एक का वो क्या होता है, आपका अनुनासिक होता है या नासिक के होता है, उसको नाक के बल बोलते हैं, ठीक है। और विसर्ग जो होता है आपका आहा होता है, ठीक है। तो ये आपको इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अलग से का मतलब है कि उसी के साथ साथ आपको पढ़ना है कि यानी कि स्वर और व्यंजन अलग है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आ से लेकर के, ठीक है, और जो स्वर है हमारा वो आ से लेकर के ओ तक होते हैं, ठीक है। अन और आहा, ये दो जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं, ठीक है। अन और आहा अयोगवाह होते हैं, ठीक है। तो ये अयोगवाह अलग से पढ़े जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने यही बताया है। इस बात यानी कि वर्णों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण अलग तरीके से, व्यंजन का वर्गीकरण अलग तरीके से, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें यानी अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेंगी, ओके। और इसके बाद यानी शब्द समूहों का मतलब है कि शब्द का निर्माण, अर्थात तत्सम शब्द कौन होते हैं, ठीक है, इनको ट्रिक से कैसे समझा जा सकता है, ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कौन से होते हैं, इन्हें समझना है, ठीक है। जैसे, ठीक है, कृष्ण और काला, ठीक है। तो कृष्ण का मतलब है, कृष्ण जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और काला जो है ये तद्भव शब्द है, लेकिन इनके बीच में किसन भी है एक शब्द, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से देशज शब्द, ठीक है, यानी देशज शब्द कौन से होते हैं, तो वे शब्द जिनका कि उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, ठीक है। और तत्सम और तद्भव के अलग से अच्छी तरीके से परिभाषा बताई जाएगी आप लोगों को, और उन्हें कैसे पहचानेंगे ये भी बताया जाएगा, ठीक है। और कुछ प्रमुख
ऐसे तत्सम और तद्भव शब्द बताए जाएंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। विदेशी शब्दों में से, यानी कि विदेशी में जैसे सबसे ज़्यादा अरबी के शब्द, ठीक है, फारसी के शब्द, ये जो है ना हमारे उसमें इतना घुल मिल गए हैं हिंदी में कि पता ही नहीं चलता कि जो है हम अरबी फारसी बोल रहे हैं, जो है यानी या हिंदी बोल रहे हैं। इसी तरह से अंग्रेजी को तो पता चल जाता है, ठीक है, अंग्रेजी के मालूम चल जाते हैं, फ्रांसीसी शब्दों के, लेकिन फ्रांसीसी और अंग्रेजी में पता चलता है नहीं पता चलता। पुर्तगाली और तुर्की, ठीक है, तुर्की और पुर्तगाली। तो और इसके बाद है एक दो शब्द किसके होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, रूस का है, ठीक है, और जापान का, जैसे रिक्शा। तो जापान का शब्द है ये क्या, रिक्शा, और ये काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। इसी तरह से चीनी शब्द हैं, तो जिसमें चीनी हो गया, लीची हो गया, ये शब्द जो है यानी कि उससे आते हैं, चाय, चीनी के। तो विदेशी शब्दों में से अंग्रेजी वाला नहीं पूछेगा, जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन पैदा करने वाले होते हैं उनमें से पूछा जाता है, तुर्की से, पुर्तगाली से, ठीक है, अरबी से, फारसी से, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग उनको कहते हैं जो शब्दों से यानी लगते हैं पहले, तो इसमें उप भी क्या है, सर्ग है, उपसर्ग, इसमें उपसर्ग उप है, ठीक है। प्रत्यय का मतलब होता है बाद में जो लगते हैं, और शब्द यानी अर्थों में क्या कर देते हैं, प्रयोग यानी वो कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। जैसे भारत है और इसमें ई लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे सूत है तो सूत में आ लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, सूता हो जाएगा। ओके। तो ये जो है यानी कि इनको उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। इन्हें भी आसानी के साथ समझा जा सकता है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ लगते हैं, क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे संस्कृत है, संस्कृति, अब इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे तो सांस्कृतिक, एक प्रत्यय हो जाएगा तो सांस्कृतिक, यहाँ संस्कृति सांस्कृतिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको समझना है, तभी आप इन शब्दों को क्या कर सकते हैं, सही। अब यही शब्द पूछ लेगा कि कौन सा सही है, सांस्कृतिक सही है, संस्कृति सही है, सांस्कृतिक सही है, तो ऐसे पूछ लेगा। इसी तरह से पर्यायवाची और विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द कुछ प्रमुख ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं जिन्हें पढ़ लेने पर उन्हीं में से अमूमन क्या कर देता है, पूछ लेता है। तो इन्हें जो है अपने तरीके से यानी पढ़ना पड़ेगा। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे बनती हैं, ठीक है, ट्रिक से हम कैसे जान सकते हैं उनको, ठीक है। समास 6 प्रकार के होते हैं, तो कौन से होते हैं, कैसे उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं, और उनका हम अर्थ अलग अलग कैसे कर सकते हैं, ये जो है यानी कि समझना से पड़ेगा। अनेकार्थक शब्द, ठीक है, यानी कि जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक सबसे सरल उदाहरण सब लोग कर का बताते हैं। कर का मतलब एक तो टैक्स होता है यानी शुल्क होता है, और एक क्या होता है, हाथ होता है। और कर का मतलब करना भी होता है, और कर का मतलब कर यानी कि कर्म भी होता है। अब जैसे एक शब्द है द्विज, 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 तो द्विज का मतलब है जो 2 बार जन्म लेता हो। द्वि माने 2 और जा माने जन्म, जहाँ पर भी जा जुड़ जाएगा ना, जा का मतलब है जन्म लेना। जैसे पंकज, नीरज, जलज, तो यानी कि जल में जा लगा दिया गया तो यानी कि जल में जन्म लेने वाला, तो क्या बन गया, कमल बन गया। तो द्विज का मतलब जो 2 बार जन्म लेता है। तो जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, ये द्विज कहे जाते हैं, ठीक है। क्षत्रिय भी द्विज कहे जाते हैं, वैश्य भी द्विज कहे जाते हैं, ठीक है। और जो पक्षी हैं, जितने पक्षी जितने हैं अंडज, वो सब द्विज हैं, क्योंकि एक बार अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से टूट करके इसमें से पक्षी निकलता है, फिर दांत को द्विज कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए दांत को द्विज कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि द्विज किन्हें कहा जाता है, तो ये जो है यानी कि ये अनेकार्थक शब्द हो गए। शब्द युग्म का मतलब है जैसे प्रसाद और प्रासाद, ठीक है, प्रसाद और प्रासाद, ये शब्द युग्म होंगे, ठीक है। इनका अलग अर्थ, इसका अलग अर्थ आएगा।
ठीक है। समश्रुत भिन्नार्थक, इनको समश्रुत भिन्नार्थक भी कहते हैं, ठीक है। और जो शब्द युग्म होते हैं, शब्द युग्म का ही एक भाग होता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। जैसे अगम और आगम, तो ये क्या हो गया, ये शब्द युग्म हो गया, ठीक है। आना जाना शब्द युग्म हो गया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द युग्म होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे प्रसाद और प्रासाद मैंने बता दिया, ये समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होते हैं। इन्हें भी आपको अपने से ही पढ़ना पड़ेगा ज़्यादातर, तभी अच्छी तरीके से आएंगे, ठीक है। जब आप वाक्यांश के लिए एक शब्द अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो हर एक शब्द का अर्थ निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है। इसमें आएगा वर्तनी। जब ज़्यादातर वर्तनी, यानी कि हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें जब संधि पढ़ाते हैं तो संधि पढ़ाते समय ही क्या कर देते हैं, वर्तनियों को शुद्धिकरण बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर ये वाली यानी कि ये संधि के कारण ऐसा बना हुआ है, इसलिए ये यानी कि शुद्धि है। जैसे अब ज़्यादातर ये पूछा जाता है उज्ज्वल, तो जब इसका संधि विच्छेद बताया जाता है और संधि की जाती है तब बता दिया जाता है कि देखिए ये वाला उज्ज्वल सही है, ठीक है, और दूसरा गलत यानी कि सही नहीं है, ठीक है। इसी के प्रकार है अशुद्धि शोधन, यानी उसमें बोलेगा इसका सही शब्द कौन सा होगा, ये पूछेगा, ये अशुद्धि शोधन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछेगा, वाक्यगत अशुद्धि शोधन, उसमें ही पूछेगा इनमें से कौन सा वाक्य सही है, शुद्ध है, ठीक है, ये अशुद्धि शोधन होगा। लोकोक्ति और मुहावरे, ठीक है, इनमें मुहावरों को आपको जानना पड़ेगा। मुहावरे कौन होते हैं, जो ना से समाप्त होते हैं, ठीक है, ना को चने चबाना, और छोटे होते हैं जो यानी कि लोकोक्तियाँ होती हैं, बड़ी होती हैं और सामान्य तौर पर लोग उसे बोलते रहते हैं। फिर इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। विराम चिन्ह जानते ही हैं, और इसमें विराम चिन्ह होता है तो हिंदी में कुल कितने विराम चिन्ह हैं, ठीक है, हिंदी का मूल विराम चिन्ह कितने हैं, ठीक है, और बाकी विराम चिन्ह कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होते हैं, इनसे 5 प्रश्न आएंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, और ये जो है ना लिंग, वचन और कारक, ये संज्ञा का ही भाग हैं, ठीक है, यानी कि संज्ञा के ही रूप परिवर्तित होते हैं तो लिंग और वचन और कारक बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है सर्वनाम। फिर सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद विशेषण। तो विशेषण कौन से शब्द होते हैं, किनके साथ प्रयोग होते हैं, क्रिया क्या होती है, ठीक है, अब क्रिया काल के अनुसार कैसे परिवर्तित होती है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग जो है यानी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और आप लोग आसानी से इनको कर सकते हैं, ओके। जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी इजी तरीके से बताया जाएगा, ओके। तो बहुत जल्दी शुरुआत करने वाले हम लोग, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग हम लोगों के साथ मिल करके, ठीक है, यदि अपने पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।